एग्जामिशन वाली चीजें हमारे लिए पढ़ना नहीं है यहाँ पे, उसको रटना ही है। चाहे मैं समझाऊंगी तो भी रटंत विद्या है वो, उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो एक सेल्फ डू के लिए छोड़ के रखा है मैंने। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली 74 से 81 तक आते हैं। यूलिप का यू विल गेट ऑडियो, साइड पॉकेटिंग जो है उसका भी, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का भी आई विल गिव यू एन ऑडियो। दोनों ऑडियोज हार्डली 5-5 मिनट के होंगे। कभी भी लगेगा कि एग्जाम के पहले बस सुन लेना चाहिए तो यूलिप सुनना बस, साइड पॉकेटिंग भी सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो अभी 1 घंटा, पूरा 1 घंटा सिर्फ मेरे साथ किसको समझोगे? 111 2A, 111A और 55A, इन चीजों को ही हमको समझना है। ठीक है, चलो तो कम ऑन पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पे आ जाओ। जो लोग लेट हैं उन्हें पता नहीं है कि मैंने क्या टिक करवाया है अभी। अब वो संजना से पूछेंगे, वही लाइव क्लास में टाइम पे आती है। क्या बताया संजना? क्लास के बाद पूछेंगे। ओके। चलो, अब अपन है ना डायरेक्टली आ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, हो सकता है मुझे इसमें आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए, बट इसको अच्छे से समझना है क्योंकि चांसेस पता है इसी से आने के होते हैं। मैंने अभी सिर्फ ये बताया 54 वाली सीरीज तुम्हें पूरी लर्न करनी है, दैट वी विल नॉट कवर इन द क्लास, वो एंटायरली लर्निंग है। उसके बाद यूलिप का यू विल गेट एन ऑडियो, वो इम्पोर्टेंट है लेकिन ऑडियो से एक बार क्या हो जाना चाहिए, हर बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको ऑडियो दे दी कि बस पता चल जाए हाँ भैया सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो ये होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आता नहीं है। फिर बचता है हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। यू कैन इग्नोर दैट सेक्शन, बट इग्नोर करने ऐसा मैं बोलूंगी तो मेरे लिए हानिकारक होगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार रीड कर लेना अच्छे से तेलंगाना वाला प्रोविजन। चांस ऑफ कमिंग द क्वेश्चन निल है। ठीक है, बट आई कैन नॉट से दिस वर्ड कि उसको स्किप कर दो, स्किप कुछ करना नहीं है, इसलिए पढ़ के सब जाना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी क्या कर रही हूँ, कवर करा रही हूँ। 74 पेज से लेके 81 तक हमको अभी क्या करना है, कवर अप करना है। ठीक है, चलो। मैं सेक्शन 54 की वो जी वाला एक पार्ट कवर करवा दूंगा मैं, 54 जी। अभी रुक जाओ, चलो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो क्योंकि वी हैव थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम। जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, लेट मी डू दैट। ऑडियो में कोई दिक्कत? चलो, तो मेरा वीडियो ना आज थोड़ा सा बंद रहेगा, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द बोर्ड। ठीक है, मैं किस पे जा रही हूँ, 112A। देखो वीडियो मेरा ऑफ है पर मैं तुम लोग को देख रही हूँ, ये बात याद रखना। तो तुम लेट ना करना, ये सब करना मत, ढंग से सुनना। हम आते हैं 112A पे। मैम ये 112A क्या है, क्या ये काम का है? मैं बोलती हूँ यस, ये बहुत काम का है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। 112A क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है 112A कि मैम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कुछ असेट हम बता रहे हैं, उन्हीं के ट्रांसफर पे क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ठीक है, तो मैम कौन सी ऐसी एसेट है जिनके ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए? तो हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अगर आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर ट्रांसफर करते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ट्रांसफर करते हो, या फिर आप क्या करते हो, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। अगर आपने इनको ट्रांसफर किया, अगर आपको क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो बोलता है कि देखो इसमें हम क्या देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। आप क्या दे देंगे, एक एग्जेम्पशन। क्या एग्जेम्पशन होगी कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट। मतलब 1 लाख के ऊपर ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो 1 लाख तक क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मैम अबव 1 लाख कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा,
अबव 1 लाख आपका टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ तक जो लिखा है मैं तो वही पढ़ती जा रही हूँ, अभी तक तो कुछ नया हमने समझा नहीं है। सिंपल सी बात बोलता है 1112A। ये 1112A क्या बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, किसको ट्रांसफर करने पे, इन तीनों में से किसी को भी ट्रांसफर करने पे, और आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। अबाउ 1 लाख आपको कितने परसेंट पे, संजना जाग रही है ना, कितने परसेंट पे लगेगा? 10% पे। इतना ओके? ठीक है। अब वो बोलता है ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं इस एग्जेम्पशन की। क्या बोल रही हूं मैं? ऐसा नहीं है, इस एग्जेम्पशन की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1 वो बोलता है देखो, जब तुम क्या करोगे, इक्विटी शेयर को परचेस करोगे, तुमने क्या किया, इक्विटी शेयर खरीदे, तो इक्विटी शेयर को क्या करोगे, चाहे एक्वायर करो या फिर इक्विटी शेयर को क्या करो, ट्रांसफर करो, जो भी करो तुम, चाहे एक्वायर करो या फिर इन इक्विटी शेयर को क्या करो, तुम ट्रांसफर करो, तुम्हारी मर्जी। बट एक बात याद रखना, तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा? एसटीटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यही बोला उसने। दूसरा बोलता है इसके अलावा आप क्या परचेस कर सकते हो, बोले इसके अलावा आपको बोला ना, या तो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट। इसका क्या करना है? बोलता है इस पे भी एसटीटी पे करना पड़ेगा, बट ओनली ऑन ट्रांसफर। ठीक है, ये प्रोविजन है, बस इतना ही है। प्रोविजन सिंपल सी बात बोलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। किस पे होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? इन तीनों में से कोई भी एसेट को आप ट्रांसफर करते हो तो आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। एज द केस में भी वो असेट कौन सी है उसके हिसाब से, और उसके 1 लाख के अबाव कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा? इट वुड बी एट 10%। इतनी बात समझ में आई? अब ये तो हो गया हमारा, जो बुक बोल रही थी हम पढ़ रहे थे, हम उतना समझ रहे थे। अब थोड़ा सा हम अपना दिमाग चलाते हैं। अभी आगे भी है चीजें, बट इतना तो चला ले, यहां तक का एनालिसिस तो कर ले। तो ये चालू हो गया हमारा एनालिसिस। मैम आप बात करते हो ना इक्विटी की, हाँ मैं इक्विटी की बात करती हूँ। इक्विटी शेयर्स, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाले इक्विटी शेयर्स है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि ये उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स है जो कंपनी लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है। तुम मुझे बताओ इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 1 year. 1 ईयर। मतलब मैम ग्रेटर देन 1 ईयर आपने रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, राइट? ठीक है, और लेस देन हुआ तो मैम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर मुझे ये बताओ, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट के लिए क्या होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग? बोलो, जोर से बोलो। 1 year. 1 year. पक्का सबको 1 ईयर लगता है? मुझे 3 ईयर हाँ। लगने लग गया था। नहीं 1 year. ग्रेटर देन 1 ईयर, दैट इज अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल। अरे रे रे रे, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का क्या है? बोलो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट। Also 1 year. अब ये तो पता है तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, पर ये भी तो पता चले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसका किस पे होता है। 3 years, 3 years, 3 years. तुमको याद है 1 ईयर में क्या था? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी सिक्योरिटी, वहां सिक्योरिटी लिखा था, एक्सेप्ट यूनिट। यूनिट हटाए थे, लेकिन फिर वहां यूनिट इंक्लूड किए थे यूटीआई के एंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, वो 1 ईयर था। याद आया? फिर उसके बाद 2 साल में क्या था मैम? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड Immobile property unrecognized. इमूवेबल प्रॉपर्टी बीच में नहीं बोलना। और दूसरा क्या था? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं, सिर्फ शेयर नहीं। लिखा था वहाँ, सिर्फ हाँ। शेयर लिखा था, वहां सिक्योरिटी नहीं लिखा था। नहीं ठीक थी. है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तुम्हारा थर्ड 3 इयर्स में क्या था? कोई भी असेट आ जाएगी वहां पे, और वहीं तो तुम्हारी यूनिट फंस रहे ना डायरेक्टली जाके। तो यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे तुम्हारा आएगा ग्रेटर देन 3 ईयर। मतलब ये भी तो दिमाग में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला, मेरे को सही तरीके से ये तो पता होना चाहिए किस पे कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, इतना भी समझ में आया। तो मैम ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं हमने क्या खरीदा, पता है, सुनना। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट मैंने परचेस किए। मैंने क्या परचेस किया? इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट परचेस किए। मान लो मैंने 10 लाख रुपीस के परचेस कर दिए। ठीक है, इस पे मैंने एसटीटी पे नहीं किया। मैंने इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट क्या कर लिए? सेल किए। यही सेम जो परचेस किया उसको मैंने सेल किया, और यहाँ पे भी मैंने एसटीटी पे नहीं किया। क्या मैं यहाँ पे 1112A का कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ? No. क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1112A का कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा एंड एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होगा, एक्सेस ऑफ 1 लाख होगा क्या? No. नहीं। इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन में चेक करना, अगर 1112A नहीं लग रहा तो हमको नॉर्मल प्रोविजन में ही पहुंचना पड़ेगा, और यही एक मिस्टेक होती है वहां जाके। तुम्हें जैसे ही दिखा इक्विटी शेयर एसटीटी चल रहा है, तुम भूल जाते हो इक्विटी शेयर पे तो दोनों तरफ एसटीटी पे करना जरूरी है। लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट पे ये नहीं बोला दोनों तरफ जरूरी है, उसमें तो सिर्फ बोला है ट्रांसफर करते वक्त तुम्हें क्या पे करना है? एसटीटी पे करना है। तो पहली चीज तो मेरे को ये ध्यान रखनी है। फिर इसके अलावा क्या है मैम? इसके अलावा ये हो सकता है उन्होंने दिया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या किया आपने? ट्रांसफर करते वक्त क्या किया? एसटीटी पे किया। लेकिन जब तुम परचेस करके लाए थे तब एसटीटी पे नहीं किया। क्या किया उन्होंने? एंड वाली कंडीशन को हटा दिया और उन्होंने एक तरफ दे दिया तुमने पे किया, एक तरफ दे दिया तुमने पे ही नहीं किया। क्या मैं फिर से 1112A लगा सकती हूँ यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर में तो दोनों साइड एसटीटी पे करना अभी तक जितना पड़ा है उसके हिसाब से जरूरी है, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन पढ़े ही नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मुझे एक चीज तुम्हें याद आनी चाहिए, मेरे को तो याद नहीं आनी चाहिए। ये हमारा एक पर्सन है कोई इंडिविजुअल। ठीक है, ये इंडिविजुअल की कुछ अदर इनकम है। अदर मतलब अदर सोर्स वाली इनकम नहीं बोल रही हूँ। अदर इनकम मतलब पीजीबीपी, ये वो सारी इनकम। कुछ अदर इनकम है, कुछ इनकम डिविडेंड की है, कुछ इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A की है। मुझे ये बताओ कहीं तो तुमने इससे रिलेटेड प्रोविजन पढ़ा है कि इसके ऊपर सरचार्ज की लिमिट क्या होती है? 1% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगता है इसके ऊपर भी। 15%। 15%. याद है? डिविडेंड के साथ तुम लोग ने पढ़ा इस चीज को कि अगर किसी की अदर इनकम में डिविडेंड इनकम है, अगर किसी की इनकम के अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A का है या 112 का है या 1111A का है, तो मैक्सिमम सरचार्ज उसके ऊपर कितना होगा? इट वुड बी 15%। ये भी याद रखना जरूरी है। क्यों मैम, क्यों याद रखना जरूरी है? मैंने बोल दिया 1112A। 1112A का जो इंडिविजुअल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मैम, वो कितना है? लेने के लिए क्या है, मैंने ले लिया, वो है सपोज करो 2.50 करोड़। पहले भले ही तुम 1 लाख यहाँ पे माइनस कर दोगे, बट जब तुम टैक्स लगाओगे तो तुम्हें यहाँ सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। तो जब तुम सरचार्ज लगाओगे तो याद रखना, सरचार्ज एकदम से आंख बंद करके स्लैब के हिसाब से नहीं लगाना। ये इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के सरचार्ज की लिमिट अलग अलग है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है मैम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A 15 फिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये पता है कहाँ पे गड़बड़ होती है हमसे? डन? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, यहां तक इसलिए उसको करवाया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी कुछ जनरल जनरल बातें चल रही थी जो मुझे एनालिसिस बताना था, और ये याद रखना। अभी सुन रहे हो, जो जो नोट करने की इच्छा लग रही है ना, अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि भाई इसको नोट कर ले, तो वो नोट कर लेना, क्योंकि तुम भूल जाओगे। कल की बातें जब हम आज भूल जाते तो ऐसी चीजें कैसे तुम याद रखोगे?
इतना विश्वास अपनी बुद्धि पे नहीं करना। जो लिखना है लिख लो, अभी तक जिस जो जो बोला उसमें जो काम का लग रहा है लिख लो। तुम्हें लगता है ये भूल सकता हूँ तो भूल सकता हूँ, और लिखो उसको। तो मेरे को लगता है इसमें वो डिविडेंड वाला पॉइंट याद रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैटेगरी वो सरचार्ज वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। आगे बढ़ू। अब मैम आगे क्या लिखा है इसमें, अब आगे ये बोलते हैं कि हमने आपको बोला एसटीटी पे करना है, पर मैम कई जगह ऐसा होता है, जैसे आईएफएससी में मेरी यूनिट है, मेरा जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है आईएफएससी में। और मैम सपोज करो, क्या सपोज करें, आईएफएससी में सपोज क्या करना है, एसटीटी लगता ही नहीं है वहां पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मैम आपने बोला था इक्विटी शेयर पे क्या लगाना, एसटीटी। आपने बोला था इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट पे क्या करना, एसटीटी। अरे भाई आईएफएससी में जब एसटीटी लगता ही नहीं है तो वहां पे तुम्हें ये कंसेशनल रेट पे क्या मिलेगा, टैक्स पे करने को मिलेगा कंसेशनल रेट पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से पता है मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर्स हमने क्या किए, परचेस किए, एसटीटी पे नहीं किया। बट ये इक्विटी शेयर जिस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड हुए थे वो कहाँ पे है, आईएफएससी में। तुम समझ जाना कि इसमें एसटीटी का पॉइंट लिख भी नहीं सकते थे। यहाँ क्या लिखोगे, इन जनरल तो एसटीटी पे करना था एक्विजिशन पे भी और ट्रांसफर पे भी, हाउएवर द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड इन आईएफएससी सो इट इज एन एक्सेप्शन, कि भले ही एसटीटी पे नहीं किया होगा फिर भी ये 10% का कंसेशन अवेलेबल। आया समझ में। अब एक चीज बताती हूँ तुमको, राज की बात किसी को बताना मत, ठीक है। जहां जहां ये डीटी वाले लिख देते ना कंसेशन, कि कंसेशनल रेट 15%, कंसेशनल रेट 10%, कंसेशनल कंसेशनल कंसेशनल, तुम मान के चलना और कुछ देने वाले नहीं, ना तुम्हें इंडेक्सेशन देंगे ना तुम्हें डिडक्शन का बेनिफिट देंगे, क्योंकि एक कंसेशन कर दिया तो दूसरा बेनिफिट क्यों देंगे वो। तो अभी वो जो आगे लिस्ट लिखे ना, डिडक्शन चैप्टर 6 से का नहीं मिलेगा, हम जानते हैं जब वो ऑलरेडी कंसेशनल रेट पे टैक्स ले रहे हैं तो उन्होंने तुम्हारे डिडक्शन क्या कर लिए, फ्लैप्स कर दिए। एक ही बेनिफिट देना था उन्होंने, तो ना वो तुम्हें इंडेक्सेशन देगा, ना वो तुम्हें 87A का रीबेट, 87A का रीबेट नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन वगैरह नाम की कोई चिड़िया नहीं मिलेगी। देखिए एक कंसेशन दे दिया तुमको, 10% पे टैक्स पे करो, बात ही खत्म हो गई, और 1 लाख का भी तो एग्जेम्पशन दिया है, ठीक है। तो इसको रटने बैठोगे क्या, डीटी में कहीं पे भी इसको रटने मत बैठो, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं आगे, और क्या पॉइंट दिया है, आगे पॉइंट दिया है अब हमारे, स्पेशली 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 कौन जंप किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहीं से उसने ट्विस्ट लेके आया। बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ तरीके बताए हैं, उन तरीकों से अगर आपने क्या किया है, एक्विजिशन किया है, किसका एक्विजिशन किया है, इक्विटी शेयर का, तो आपको एसटीटी नहीं पे करना होगा। क्या बोलना चाहते हो मैम, ईओयू के लिए कुछ नहीं दिया, बिजनेस ट्रस्ट के लिए उसके यूनिट के लिए कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ट्रांसफर पे ही तुमको पे करना था। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बोला है एक्विजिशन करते वक्त अगर आपने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ तरीके बताए जहाँ पे चाह के भी तुम चाहोगे भी तो वो बोलेंगे मत दे भैया एसटीटी, जरूरत ही नहीं। अब इसको देखा जाए तो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, बट ये प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कर। अब क्या लिखा है सबसे पहले इन्होंने, वो बोलते देखो भैया तुम इक्विटी शेयर्स कब एक्वायर कर रहे हो, बोलता है इक्विटी शेयर एक्वायर किया मैंने 1/10/2004 को, उससे पहले, इससे पहले 1/4/2004 के पहले हम इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर रहे थे। तो बोलता है कि इस टाइम अगर आपने एक्वायर किया तो जरूरत ही नहीं एसटीटी पे करने की, क्यों, क्योंकि तब एसटीटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। सीधी सी बात। तो अब पता है क्या होगा क्वेश्चन में,
इक्विटी शेयर्स परचेस किए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, कब परचेस किए, 1/9/2003 को परचेस किए। हाउएवर एसटीटी नहीं पे किया और इसे सेल किया, और सेल करते वक्त सामने वाले ने एसटीटी पे किया। एसएससी क्या बोल रहा है, एसएससी ने क्या कर लिया, 10% के कंसेशन पे टैक्स पे किया है। वैलिड या इनवैलिड? प्रोविजन ये बोलता है इससे पहले अगर तुमने खरीदे इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पे करना ही मत। क्यों पे करोगे? क्योंकि वहां पे था ही नहीं है कॉन्सेप्ट इस टाइम से पहले, ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो कैसे एसटीटी पे करते खरीदते वक्त? बोल रहे हैं हमारे किसी एसएससी ने यहाँ पे खरीदी है ये इक्विटी शेयर्स, पर वो एसटीटी पे नहीं किया उसने, ठीक है। सेल करते वक्त उसने एसटीटी पे कर दिया, और एसएससी ने टैक्स कितने पे दिया है, वही 10% कंसेशनल रेट पे ही टैक्स दिया है। वैलिड या इनवैलिड? वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये कब खरीदा उसने शेयर, ये देखो ना, इसके पहले खरीदा, और इसके पहले एसटीटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो बेचारा पे कैसे करता? तो इसलिए इक्विटी शेयर पे वो एक्विजिशन के वक्त नहीं दे पाया, ट्रांसफर के वक्त उसने दिया, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, 10% मिल जाएगा। 1112 तेरे को अवेलेबल है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड है, और ऐसे ही तुमको एडजस्टमेंट मिलेंगे। यहां तक आया? अब इसके बाद मैम, अब हमने बिफोर नहीं खरीदा, हमने ऑन और आफ्टर 1/10/2004 इसके बाद ही खरीदा या इस दिन खरीदा, पर ऐसे कोई इक्विटी शेयर को खरीदा जिसके ऊपर एसटीटी ही नहीं लगता। अरे, तो बोल रहे ऐसे शेयर को खरीदा जिसने खुद ही नहीं, हमने मना करके रखा एसटीटी, तो भी क्या होगा, बेचारे को तुम क्या दोगे फिर, कंसेशनल रेट का बेनिफिट दोगे। तो फिर बोलते हैं देखो, इक्विटी शेयर खरीदा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा, खरीदा था इस डेट को, एसटीटी पे नहीं किया। इसने सेल किया, कब सेल किया, आज सेल करवा देते हैं, आज क्या डेट है, इधर। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे एसटीटी नहीं लगता, तो उसने एसटीटी पे नहीं किया, बट टैक्स पे करना चाहता है 10% के कंसेशनल रेट पे। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आगे आगे हम करने वाले वो कंडीशन जिसमें ये खुद बोलेंगे कि भाई मत पे करो एसटीटी, रहने दो। समझ में आया? तो बेसिकली पता है, इस वाले प्रोविजन में तुमको ये समझना पड़ेगा एसटीटी लगेगा भी या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो भी तुम्हें हो सकता है 10% का कंसेशनल रेट ही करके आना हो, और इंस्टीट्यूट बे मतलब में गोल गोल रन कर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या किया मैम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, किन के ऊपर चाहिए, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के ऊपर। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अबाउ 1,10% पे टैक्स लगेगा। 1 लाख तक तो हम एग्जाम कर, यहाँ तक बात समझ में? फिर हमने बोला, लेकिन याद रखना, इक्विटी शेयर्स आप परचेस करो या इक्विटी शेयर्स सेल करो, दोनों ही टाइम एसटीटी पे करना, और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के लिए सिर्फ ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे कर देना। यहाँ तक बात की थी हमने। फिर उसने बोला लेकिन सुनो, अगर तुम्हारा यूनिट कहाँ पे है, आईएफएससी में, और आईएफएससी में तुम क्या कर रहे हो, ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एसटीटी लगता ही नहीं है वहां पे, तो चलेगा, फिर तो तुम्हें कंसेशनल रेट अभी भी मिलेगा, भले ही एसटीटी तुमने पे नहीं किया। फिर बोलता है एक चीज याद रखना, कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रहे हो तो डिडक्शन चैप्टर 6A का मिलेगा क्या? नहीं। क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या? नहीं। मतलब हम तुम्हें और कोई बेनिफिट देने वाले नहीं है। फिर इसके बाद उसने स्पेसिफिकली और क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसपे क्या होगा, अगर तुमने एक्विजिशन किया इक्विटी शेयर का, ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए बोला उन्होंने, तो बोलते हैं कि अगर इक्विटी शेयर इन के अकॉर्डिंग तुमने एक्वायर करके रखे जाओ, तब भी तुमको एसटीटी पे नहीं करना। जिसमें पहला अभी हमने क्या देखा, अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो 1/10/2004 के पहले, मैम एसटीटी नहीं था, तो पे कहां से करते? या फिर मैम 1/10/2004 या उसके बाद खरीदे हैं इक्विटी शेयर, तो वो बोल रहे कि वहां हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम खुद ही मना कर रहे कि एसटीटी मत देना, तो भी क्या होगा, हमको कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलेगा।
यहाँ तक बात समझ में आई? 1 मिनट दे रही हूँ, तुम रीड कर लो। एक ही बार में इस प्रोविजन को दिमाग में घुसाना है, बाद में सिर्फ समरी आनी चाहिए अपने को। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, रीडिंग करो। आज इतना एक्टिव रहना ना क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास है। खुद को भी लगे कि काश पूरे क्लास में हम इतने एक्टिव रहे होते तो बात ही कुछ और होती। आज वो रिग्रेट होना चाहिए तुमको अंदर से, तो उतना जोश दिखाना। करें आगे? ये तो बस शुरुआत है अभी। हाँ, ये सेक्शन बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए इसको करवा रही हूं मैं। अब अभी तक हमने जितना सीखा उससे ये पता चला कुछ तो एक्सेप्शन किस चीज का दिया है उन्होंने। ध्यान अब पूरा इधर देना। अगर तुम 1/10/2004 को या उसके बाद क्या करते हो, इस दिन या इसके बाद क्या करते हो, शेयर्स को खरीदते हो, तो बोल रहे हैं एसटीटी पे नहीं करना पड़ेगा। और एसटीटी पे नहीं करना पड़ेगा तो भी तुम्हें 121A का बेनिफिट देंगे। अभी यही बात करी ना उन्होंने। अब वो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला रहे, बोलते लेकिन 3 केस ऐसे हैं, हम खुद बोल रहे हैं 3 केस ऐसे हैं जिसमें तुमको हम एसटीटी पे करना नहीं चाहिए था, फिर भी हम बोल रहे हैं कि तुम्हें 112A का बेनिफिट तो भी नहीं देंगे। कुछ है ऐसे 3 केस। ऐसे तो बोला इक्विटी शेयर्स पे कुछ ऐसे केसेस है जिसमें एसटीटी पे ही नहीं करना था, नहीं करना था तो भी तुम्हें हमने 112A का बेनिफिट दिया था। बट अब वो स्पेशली बोल रहा है कि है हमारे पास कुछ 3 ऐसे केसेस जिसमें अगर तुमने एसटीटी पे नहीं किया, भले ही हमारे कारण नहीं पे किया, गवर्नमेंट ने बोला है नोटिफाई किया, तुमने पे नहीं किया, तब भी तुम्हें 112A का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब केस नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना, धीरे धीरे केस के अंदर केस आना चालू होगा इसमें। केस नंबर 1 क्या बोलता है कि नहीं देंगे तुमको बेनिफिट। कब नहीं दोगे? बोलता है तुमने क्या किया है पता है, ये जो इक्विटी शेयर है ना, कैसे एक्वायर किए ये इक्विटी शेयर। देखो पूरी कहानी इक्विटी शेयर पे रोटेट हो रही है। वो बेचारे ईओयू को भूल चुके हैं, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को भूल चुके हैं, पूरा दबाव सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे। बोलते ये जो तुमने इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए, हाँ हमने ये इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए। कब एक्वायर किए? इस डेट के बाद एक्वायर किए। हाँ हम समझे। बोलते ये तो तुमने प्रेफरेंशियल इशू में लिया है। मतलब स्पेसिफिकली कुछ लोगों को जब प्रेफरेंस देते हैं ना, प्रेफरेंस देख के जब उन्हीं लोगों को ये चीज इशू की जाती है, ये पब्लिक इशू नहीं है, एक तरह से प्रेफरेंशियली कुछ लोगों को इशू किया गया है, तो बोलते हैं तुमने प्रेफरेंशियल इशू में इनको लिया है। क्यों लिया प्रेफरेंशियल इशू में? बोलते बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली ट्रेड ही नहीं होते रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इनका फ्रीक्वेंट ट्रेड है क्या? नहीं है।
बिकॉज ये ऐसे शेयर है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते। अरे भाई फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते तो हमने क्या किया, लोगों को प्रेफरेंशियली उसको अलॉट कर दिया। तो बोलते ऐसे केस में हम क्या नहीं देंगे तुमको, एसटीटी तो तुम पे कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग नहीं है, बट एसटीटी पे नहीं कर पाओगे फिर भी हम तुम्हें 11(2)(a) का बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो पहले इन्होंने क्या कहा था, इस डेट के बाद तुमने खरीदा तो हमने ही बताया कि कहीं कहीं तो एसटीटी लगता ही नहीं है, लगता नहीं है तो तुम्हें 11(2)(a) का बेनिफिट देंगे। लेकिन अब वो उसमें भी बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन है कि 3 केसेस ऐसे हैं कि एसटीटी नहीं लगने के बावजूद भी तुमको 11(2)(a) नहीं देंगे। यहां तक बात समझ में? उसमें पहला है ये फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होता था इसलिए तुमने प्रेफरेंशियल इशू में इन इक्विटी शेयर्स को लिया है, जाओ, तुम्हें 11(2)(a) के बेनिफिट को नहीं दिया। अब इसके भी एक्सेप्शन है लेकिन अभी इतना ये समझ में आया। केस नंबर 2, और ऐसा कब होगा मैम, अभी मैं थोड़ी जगह छोड़ के जानबूझ के लिख रही हूँ। केस नंबर 2 अब क्या होगा, बोलते देखो हम फिर से बता रहे हैं कि ये एक और केस ऐसा है जहां पे तुमने अगर इक्विटी शेयर्स का एक्विजिशन किया है तो भी तुम्हें 11(2)(a) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब क्या बोलता है, देखो तुम्हारे क्या है, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लिस्टेड लिखूं या इक्विटी शेयर लिखूं समझना बात एक ही है, ठीक है। तुमने इन शेयर्स को एक्वायर किया, ठीक है, तो एक्विजिशन किया तुमने लिस्टेड शेयर्स का, बट ये पता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक्वायर ही नहीं किए तुमने। लिस्टेड शेयर्स लिए किसी भी कंपनी के, पर तुमने क्या किया, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तुमने स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदे ये शेयर्स। तो जब स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदे तो चाह के भी एसटीटी पे नहीं हुआ होगा। जब एसटीटी पे नहीं हुआ होगा तो हम तुम्हें क्या बोले थे कि दे देंगे 11(2)(a) दे देंगे कुछ कंडीशंस में, बट ये दूसरी कंडीशन है जहां वो बोलता है तुमने शेयर्स खरीदे, तुमने क्यों रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीदे, जाओ, एसटीटी पे करना जरूरी तो नहीं था, वहां पे कर ही नहीं सकते थे, पर फिर भी तुम्हें क्या नहीं दिया, 11(2)(a) का बेनिफिट नहीं दिया। आया निशाली? हो यहीं पे हो? एक बार ये प्रोविजन हाथ से निकल गया तो समझ आएगा नहीं। डन, यहां तक समझ में आया? ये दूसरा केस है, फिर इसमें मैंने स्पेस छोड़ दी क्योंकि इस केस के अंदर भी केस देंगे अभी, ठीक है। अब तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, बोलते हैं तुमने इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया। हाँ भैया हमने इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया, कौन से पीरियड में एक्वायर किया इन इक्विटी शेयर्स को, तो बोलता है वो पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है मैं बताऊं, स्टार्ट होता है जब कंपनी क्या हो गई थी, डीलिस्ट हो गई थी, कुछ रीजन था जिससे कंपनी क्या हो गई, डीलिस्ट हो गई। और ये पीरियड एंड कब होता है, जब ये डीलिस्टिंग क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब वो कंपनी वापस क्या हो गई, लिस्ट हो गई। तो डी लिस्ट से लिस्ट के बीच में तुमने क्या किया, इन शेयर्स को एक्वायर किया, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती उस पर एसटीटी कैसे लगाओगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पता है क्या बोला, जरूरी था ही नहीं एसटीटी पे करना, बट फिर भी हम तुम्हें 11(2)(a) का बेनिफिट नहीं दे रहे। तो प्रोविजन कुछ ऐसा है, सिंपल सा, अभी तक तो बहुत ही सिंपल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात है, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर तुम्हें होता है इक्विटी शेयर, ईओयू या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे, तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर 10% पे क्या होगा, तुमको टैक्स लगेगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये, इक्विटी शेयर में एक्वायर करो या सेल करो दोनों टाइम एसटीटी पे करना है, और ईओयू और बिजनेस ट्रस्ट यूनिट के लिए क्या बोला है, तुम्हें ट्रांसफर करते वक्त एसटीटी पे करना है। फिर इसमें ये बोला है, लेकिन याद रखना आईएफएससी में सिचुएटेड हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 10% का बेनिफिट देंगे। और इसी के साथ तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। कुछ मोड हम ऐसे बता रहे हैं जिसमें एसटीटी लगने भी नहीं वाला था, और क्या होगा, तुमको फिर भी हम 11(2)(a) का बेनिफिट देंगे, जिसमें बेनिफिट नंबर 1 है कि 1/10/2004 के पहले तुमने एक्वायर किया इक्विटी शेयर को, एसटीटी लगता ही नहीं था, जब लगता ही नहीं था तो हम बोल देंगे कि लाओ 11(2)(a) का बेनिफिट ले जाओ। या फिर ऑन और आफ्टर 1/10/2004 तुमने खरीदे हैं ये इक्विटी शेयर्स, तब भी हम क्या बोलेंगे, कुछ ऐसी जगह है जहां पे हमने ही मना कर दिया कि लो भैया एसटीटी लगाना मत, तो भी हम तुम्हें 11(2)(a) का बेनिफिट देंगे। लेकिन 3 केस ऐसे हैं जिसमें
एसटीटी लगना भी नहीं था, बट हम चाहते हैं कि इस पर 1112A का भी बेनिफिट नहीं देंगे, जिसमें पहला क्या है कि तुमने ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए वो एक तो फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होते, तुमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ले लिया, तो हम तुम्हें 1112A नहीं देंगे। दूसरा, तुमने इसे कब खरीदा? तुमने इसे खरीदा जब कंपनी डीलिस्ट हो चुकी थी और लिस्टिंग के बीच के टाइम में खरीद लिया, हम तुम्हें इसका 1112A का बेनिफिट नहीं देंगे। और एक और क्या था, तुमने इसे खरीदा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीदा, तो भी हम तुम्हें क्या नहीं देंगे, 1112A का बेनिफिट नहीं देंगे, जबकि एसटीटी तीनों ही केसेस में लगता ही नहीं था। यहां तक बात समझ में आ गई प्रोविजन की। अब बोलते हैं इनके भी एक्सेप्शन सुनो, कि भले ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ पर कारण डैश 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 थे, तो मतलब मजबूरी थी जिसके कारण प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ, तो हम तुम्हारी मजबूरी समझ गए और तुम्हें 1112A दे देंगे। मतलब उस एक्सेप्शन के अंदर भी क्या है, एक्सेप्शन है। फिर बोलते हैं कि तुमने क्या किया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीदा इनको, नहीं, पर हमारी डैश 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 मजबूरियां थी, हमने उन मजबूरियों को समझा, तुम्हें 1112A दे देंगे। अब वो मजबूरियों को समझते हो, और वो मजबूरियां सेम है सारी। तुमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेबी से पूछ लिया था, तुमने हाई कोर्ट से पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया, एनसीएलटी से मतलब परमिशन लेके कर रहे हो जो गुनाह कर रहे हो। तो वही वो बोल रहा है, अगर तुमने ये जो अलॉटमेंट लिया था ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसका अप्रूवल किसने दिया तुमको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी ने दे दिया है, या फिर सेबी या आरबीआई, बड़े बड़े लोग अप्रूवल दे चुके हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता। और यही सेम चीज कहाँ लिखी हुई है, तुमने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदे थे यूनिट्स, नहीं, उसका रीजन ये था हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी इन सब से पूछ लिया। आई बात समझ में? तो उसके एक्सेप्शन का ये एक्सेप्शन है, जागो अफरीद जागो। आइज में प्रॉब्लम हो रही है? देखो डेडिकेशन, वो पढ़ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है तुमको तो देख के ये क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जरूरी था क्या पढ़ना? इसीलिए मैंने 54 की सीरीज की जगह इसको कराया, क्योंकि पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, नहीं तो वारे नारे हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलो। और क्या हो सकता है मैम? एफडीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट ने खरीदा है, नॉन रेसिडेंट ने परचेज किया इक्विटी शेयर्स को, लेकिन एफडीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग खरीदा। तो जब एफडीआई बोल रहा है तो हम कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। और सेम कब आएगा, तुमने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीदे थे ये, नहीं, क्योंकि हमने एफडीआई की गाइडलाइंस फॉलो की, हम नॉन रेसिडेंट है, तब भी वो क्या बोलेंगे, जाओ 1112A का बेनिफिट दिया। आया समझ में? और क्या हो सकता है, तुम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, तुम क्वालिफाइड क्या हो, बायर हो, तुम इन्वेस्टमेंट फंड हो, तो तुमने खरीदा। सेम ये कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे, तुमने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं खरीदे थे, नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्वालिफाइड बायर है, हम इन्वेस्टमेंट फंड है। सेम कट कॉपी पेस्ट तुम्हारे सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी है। अब पता है क्या, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जब पढ़ोगे ना, सेम क्या क्या आएगा, तुमने एक्वायर किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी ने हाँ कर दी, उनके अप्रूवल पे ऐसे तुमने विदाउट स्टॉक एक्सचेंज एक्वायर किया, या फिर एफडीआई की गाइडलाइंस फॉलो की, या फिर गवर्नमेंट से तुमने एक्वायर किया। तो ये सारी चीजें क्या, कहीं पे भी गवर्नमेंट का तड़का दिखे, किसी का अप्रूवल दिख जाए, तो वहीं समझ जाना क्या, कि यहाँ पे 1112A का बेनिफिट मिलेगा, भले ही एसटीटी पे नहीं हो, और भले ही ये क्या हो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी नहीं हो, तो भी चलेगा। आइए बात समझ में? अब जाके आधा प्रोविजन खत्म हुआ। अब 2-3 मिनट दे रही हूँ, इसको भी पूरा रीड आउट कर लो, और हाईलाइट करके किसको रखोगे, एक ही चीज को, जहां लिखा है स्लम सेल। स्लम सेल में क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपने एक्वायर किया इक्विटी शेयर्स को, वो कैसे एक्वायर किया, वो स्लम सेल में एक्वायर करे, तो एसटीटी कैसे पे करते? तो कहीं ये स्लम सेल में इसका कोई पॉइंट ना ले ले मेरे लिए, तो मुझे याद रखना है ये स्लम सेल बस। ठीक है, गिविंग यू 2 मिनट्स, रीड कर लो पूरा सेक्शन, फिर जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, फिर जाके इसके केस बनाना चालू करेंगे। मैम हम्म बीसी में जैसे अगर कोई ट्रांसफर होल्डिंग जैसे आईबीसी के अंडर होती है, अगर कोई चेंज शेयर होल्डिंग,
तो वो कवर्ड है इसमें। नहीं ना, तुम ऐसे आउट ऑफ ट्रैक कहाँ होल्डिंग पे जा रहे हो? क्यों? मैंने बार बार मना किया ना, वो ऑलरेडी इतना गंदा सेक्शन है, उसमें क्यों कुछ और करना चाहते हो? नहीं, मेरे को ही अच्छा नहीं लगता मना कर देने में कि नहीं बताना। विनय के लिए स्पेशली ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास मेरी अलग रहेगी, और वो चार्जेबल भी रहेगी। अब बोलो। कोई इशू नहीं। चलो सीए बनो पहले। बेचारा ऐसे भी बैठ के इतना दिमाग नहीं लगाएगा। मिनल 11 बजे के पहले सोना नहीं। डन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। अब इसके हिसाब से प्रोविजन तो खत्म हो गया, ठीक है। अभी मैं इसमें ना सेक्शन 55 दिया है। अभी के लिए सेक्शन 55 नहीं कर रहे, सिर्फ 2-5 मिनट के लिए। हम डायरेक्टली किस पे जाते हैं? हम आते हैं 78 पेज पे। 77 पेज पे जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, उसमें तुम्हें लिमिट्स याद रखनी होगी, और लिमिट्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो
इक्विटी ओरिएंटेड फंड दिया है, उसका मीनिंग दिया है, उसकी लिमिट्स अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन 27, 28, 29 जो कंपाइलर में दिए हैं वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लर्न इट प्रॉपरली, बस इतना बोल सकती हूँ, लर्न इट। अब 78 पे आते हैं। अभी हमने उसको भी कंप्लीट नहीं किया, बट थोड़ा सा फ्लो में चलना है, इसके लिए मैं इधर आई हूँ। अभी तक मैम आपने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो इक्विटी शेयर पे होगा, या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे होगा, और फलाना फलाना जो भी आपने कंडीशन दी थी वो सब कंप्लाई होने के बाद, तो सारी कंडीशन कंप्लाई हो गई और हम बोले 1112A लगेगा, और वो लगेगा तो 10% टैक्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं बोलती हूँ अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली चीज नहीं हो पाई तो मतलब जो भी कंडीशन यहाँ दिए थे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए तो तुम कहाँ जाओगे, इसमें तो नहीं रहोगे। इधर से मैं क्या हटा दूं छुपके से, अब तुम कहाँ जाओगे, 112 में, और 112 में से 20, तो जरूरी नहीं इक्विटी शेयर है, तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी हियर। सारी कंडीशन चेक करना कि 112A की कंडीशन कंप्लाई हुई, अगर कंडीशन से वो हुआ तो तुम्हें नॉर्मल टैक्सेशन भरना पड़ेगा 20%। मैम बोलना क्या चाहते हो, जैसे ही तुम इधर आ गए ना, क्या मैम ये मिलेगा, क्या मैम ये मिलेगा, क्या मैम ये मिलेगा, समझ गए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके अलावा मैम क्या होगा, इसके अलावा कुछ और असेट हैं, कुछ और असेट मतलब, अरे अभी मैं बता रही हूँ, वही इक्विटी शेयर, वही इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, वही बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। अगर ये जो यूनिट्स है इसको तुम शॉर्ट टर्म होल्डिंग रखते हो तो इस पे क्या लगेगा, तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, 15% पे लगेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म हुआ तो कितना लगेगा, 10%, शॉर्ट टर्म हुआ तो कितना लगेगा, 15%। और मैम ये इसकी कोई कंडीशन है क्या, ये शॉर्ट टर्म वाले की कोई कंडीशन है, जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म में बहुत सारी कंडीशन दे के रखी थी, हाँ यहाँ पे भी कंडीशन है। यहाँ की क्या है कंडीशन, यहाँ की कंडीशन बोलती है एसटीटी पे करना। कब पे करना है, सिर्फ ट्रांसफर पे। अभी तुम्हें मैं इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन समझा, ये सारी चीजें समझा रही हूँ, मैं बहुत धीरे से इसको कंपाइल करना चालू कर दूंगी। मैम क्या बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे लिए बोला है कि अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म वाली है, तो चेक करो क्या इनमें से वही असेट है, हाँ वही असेट है। क्या एसटीटी ट्रांसफर के टाइम पे किया है, हाँ मैम किया है, तो 15% लगेगा तुम्हारा इन्हीं असेट पे। लेकिन मैम अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ लेके जाओगे, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेट पे आएगा। मैम नॉर्मल टैक्स रेट बोले तो इट डिपेंड, ये फॉरेन कंपनी है, ये नॉन रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है, ये पार्टनरशिप फर्म है, जिसका जो रेट है उस पर फिर वो रेट लगता है, दैट इज नॉर्मल टैक्स रेट। तो इसको मैं बोल देती हूँ ये वाला प्रोविजन है 111A, और यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा यही 111A में, अगर तुम यहाँ पे ये ट्रांसफर पे नहीं करते एसटीटी, तो तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम कंपाइल करें तो ऐसा बोलूं, मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, असेट्स कौन सी है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, इक्विटी शेयर, और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, ठीक है। और ये हो गई मेरी अदर यूनिट्स, अदर कोई भी असेट, अदर असेट्स जो ये तीन नहीं है, ठीक है। अगर मैम सारी कंडीशन फुलफिल हुई, कंडीशन फुलफिल, और यहाँ पे कंडीशन कोई भी एक है जो फुलफिल नहीं हुई, सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो 111A, नहीं हुई तो 112, यहाँ पे एट द रेट
10%, यहाँ पे @20%। मैम अदर असेट पे तो इन जनरली क्या हो जाएगा 20%, बात ही खत्म। शॉर्ट टर्म में क्या होगा मैम, वही असेट ईओयू, इक्विटी शेयर, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट। मैम कितना दोगे बोलो, 1111A कितना हो गया 15। और मैम अदर असेट्स निकली तो, या फिर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो, दोनों ही केस में तुम कहाँ चले जाओगे, नॉर्मल टैक्स रेट। आया? अगर हम नॉर्मल टैक्स रेट पे जाएंगे, इंडेक्सेशन हाँ, 87A का बेनिफिट हाँ, चैप्टर 6A का डिडक्शन हाँ, सब मिलेगा। अगर कंसेशनल पे गए तो कंसेशन और कुछ नहीं देता। यहां तक बात समझ में आई? अब एक छोटा सा और चीज ट्विस्ट लेके आते हैं। अब क्या ट्विस्ट बचा है, बोलते और ऑप्शन दिए। और ऑप्शन क्या दे रहे हैं, बोलते हैं सिर्फ हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों को बोलते हैं अगर उनके पास लिस्टेड सिक्योरिटी है तो। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों, अगर तुम्हारे पास लिस्टेड सिक्योरिटी है, मैम लिस्टेड सिक्योरिटी में कौन कौन इंक्लूड हो गया, इक्विटी शेयर भी हो गया, यूनिट्स भी हो गए, ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा ईओयू भी हो गया। हुआ तो सब कुछ, सिक्योरिटी मतलब सब कुछ होता है ना, क्या यहाँ तक बात समझ में? फिर उसने बोला लिस्टेड सिक्योरिटी पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लेकिन इसमें अपन खुद ही लिख के बोलते हैं यूनिट्स छोड़ दो। चलो अच्छा किया यूनिट छुड़वा दिया, इसका मतलब बचा सिर्फ क्या, मेरा इक्विटी शेयर के बारे में बोल रही हूँ। इक्विटी शेयर वाले के पास पता है क्या ऑप्शन है, कि अगर इंडेक्सेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि इंडेक्सेशन चाहिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना दो, 20% टैक्स दो। हमें इंडेक्सेशन नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। तो एक काम करो 10% टैक्स दो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ इक्विटी शेयर की बात करूं, बाकी सारी सिक्योरिटीज को मैं इग्नोर करती हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात करती हूँ, इक्विटी शेयर की। मैम अगर इक्विटी शेयर पे ये लग रहा है सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, ये लग रहा है, चाह के भी ये वाला प्रोविजन तुम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैसे ही इंडेक्सेशन मिलना ही नहीं, तो तुम्हारे पास चॉइस क्या बची, कुछ बची नहीं। यही बात समझ में आई? तो अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें इक्विटी शेयर है, जिसमें सारी कंडीशन 1112A की है, और लास्ट में बोले कि क्या चॉइस ऑफ इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा, गलती से भी हाँ करके मत आना कि लिस्टेड सारी सिक्योरिटीज को ये ऑप्शन मिलता है। इक्विटी शेयर पे अगर 1112A लग चुका है तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आई ये बात समझ में? ये पता है क्या चल रहा है, एक्चुअल इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस, जिसके बेस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन वो पूछते हैं। यहाँ तक बात अभी तक आ गई समझ में? ठीक है, अब इस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिख के रखो, नहीं तो भूल जाओ। मैं नहीं डिक्टेट कर पाऊंगी ऑनेस्टली इस चीज को, तुम अपनी लैंग्वेज में इसको लिख के रखो। लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी में यूनिट्स हट गए तो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट भी हट गया, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट भी हट गया। ले देख के मेरा कॉन्ट्राडिक्शन बचता है इक्विटी शेयर के साथ। और अगर इक्विटी शेयर पे 1112A एप्लीकेबल हो चुका है तो ये सेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि 1112A बोलता है इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल। और तुम छोड़ना चाहते हो 1112A, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं कि ऑप्शनल है 1112A, लग रहा है वो तो लगाना ही पड़ेगा। आई ये बात समझ में? मैम मैम अगर सेक्शन 1111A लग रहा है और 15% का रेट ले रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल, तुम पे लगेगा ना, तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला ही ना शुरू में, सिर्फ लॉन्ग नहीं टर्म। नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन है मैम। तो अगर 15% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है तो उसमें डिडक्शंस और रिबेट, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ना उसमें शॉर्ट टर्म के 1111A लिए? लग रहा है तो नहीं लगेगा, 1111A पे नहीं देंगे। बट हाँ अब नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल टैक्स रेट तो सारे डिडक्शन देंगे। अच्छा ठीक है मैम।
सीधी बात ये है कि जब वो कंसेशन पे आते हैं तो वो दूसरी चीजें गायब कर देते हैं, और अगर वो नॉर्मल टैक्स रेट ले रहे तो तुमको बेनिफिट भी दे देंगे। मैम बट रिबेट 87A की तो अलाउड है ना, 11A एंड 112A से, 112 से। डबल वन टू सिर्फ डबल वन टू पे अलाउ है, ए नहीं, 112। 11A से भी अलाउड है ना? डबल वन टू ए पे अलाउ कहाँ से है? नहीं, 112A में तो नहीं है, 11A एंड 112 में अलाउड है। हाँ, 112 में अलाउ है, ठीक है। मैम 111A में भी अलाउ है ना? पी लो पानी पी। जब पीने लगते हो कोई ना कोई डाउट पूछ लेते हो। बट आप मैम ब्रेक दिया करो 1 मिनट का पानी पीने का। अच्छा ऐसा, ठीक है। हाँ डबल, देखो, डबल वन टू ए पे अलाउ नहीं है, Yeah. 112 पे भी अलाउ है, 111A पे भी अलाउ है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं ये चीज इसलिए बोल दी, ठीक है। इनको स्पेशली लिखना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं लिखा तो इसलिए अलाउ है। और नॉर्मल जहां लगता है वहां तो वैसे ही अलाउ हो जाएगा। मैम लिखा है ना नहीं लिखा ना 79 पेज पे। मेरे इसमें तो नहीं है। 79 पेज पे पूरा वो ऐसे ही आपने दिया ना वैसा चार्ट बना के दिया है। हाँ तो वो वही हो गया ना, डबल वन ट्रिपल वन ए में नहीं लिखा कि हम अलाउ नहीं करेंगे, तो उसका मीनिंग क्या निकल के आ गया कि वो हाँ अलाउड है, ऐसा। अलाउ होगा। यहाँ पे जो चीज नहीं लिखी हो पढ़ लेना उसको उल्टा, कि वो मिलेगा, ऐसा, ठीक है। क्या बोल रही हो, आवाज ही नहीं है मीनल। इसकी आवाज मुझे ही आ रही है, किसी को नहीं आ रही। चैप्टर 6 में सेक्शन 111A में लिखा है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड नहीं है, मतलब उसके अंदर रिबेट अलाउड होगा। तो हाँ, वही तो बोल रहे हैं कब से कि डिडक्शन हाँ अलाउड नहीं है। रिबेट के बारे में स्पेशली कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक मानते फिर अलाउ है, ऐसा, ठीक है। मैम फिर से बोलेंगे, रिबेट अलाउड हो जाएगा ना? हाँ होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक जीवन में बात खत्म ही होने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी अंत नहीं होगा। अब क्या बोलते हैं, स्पेशली ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम एक बहुत डिफरेंस वाली चीज है। ग्रॉस टोटल इनकम, अफरीद, क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम सभी भी टोटल करना, बट बिफोर 6 डिडक्शंस। सिर्फ 6A का एक डिडक्शन? एक 2-3 मिनट। धवल तुम बताओ, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? मैम पांचों ईयर की इनकम मिला देंगे बट डिडक्शन के पहले जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम सारी। मुझे बस ये समझो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के भी पहले क्या ये ग्रॉस टोटल इनकम? हाँ विनय, यस मैम। व्हाट इज टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, इनकम लाइबल टू टैक्स? इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? मैं जिससे पूछूं, व्हाट इज टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, इनकम लाइबल टू टैक्स, इन तीनों का डिफरेंस बताओ मुझे, अश्वी। एक में इंस्टीट्यूट ने लिखा टोटल इनकम निकालो, एक में लिखा नेट टोटल इनकम निकालो, और एक में लिखा है इनकम लाइबल टू टैक्स निकालो। अश्वी, वेटिंग। ग्रॉस टोटल इनकम तो मैम वही कि बिफोर डिडक्शंस और सारे वो सेट ऑफ से पहले, और नेट टोटल इनकम आफ्टर अगर कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह हम करते उसके बाद। Then what about net total income, income liable to tax? नहीं पता डिफरेंस दोनों में। निशाली, टोटल इनकम तो ग्रोस ग्रोस बताया, वो नेट में जो एडजस्टमेंट करके बताते हैं वो,
और इनकम लायबल टू टैक्स जो डिडक्शन के बाद आता है वो। जीविका, टोटल इनकम में अंडर ऑल 5 हेड प्लस एग्जम्पशन इनकम। नेट में से तो टोटल माइनस डिडक्शन। मेरे को रोना आ जाएगा, मैं सच बोल रही हूँ। सीए फाइनल वाले अगर ये आंसर दे रहे हैं, वो भी टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, इनकम लाइबल टू टैक्स पे, तो मैं सच में आज रोना चाहती हूँ। संजना, तुम भी अपना ज्ञान दे ही दो, एक बार हो तो जाए, मैं भी तो चेक कर लूं थोड़ा। बिंदा, मैम अगर सारे हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे तो वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये सब हटाएंगे तो टोटल इनकम आएगा, एंड डिडक्शंस हटाने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम। चलो अब कौन बचा? मीनल, तुम भी बोल ही लो। मैम आई थिंक टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम दोनों सेम है, मतलब डिडक्शंस वगैरह और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब लेने के बाद, और इनकम लायबल टू टैक्स मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के पहले वाली इनकम, लेकिन आफ्टर डिडक्शंस वगैरह सबको मिलाकर लेने के बाद। यही तुम लोग के आंसर सुन लेगा ना, सच में तुमको आईपीसीसी में वापस भेज देगा। दादाजी दादी जी, इतना मतलब तुमने डीटी पढ़ लिया, सारे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल पता चल गए, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट टोटल इनकम इज इक्वल टू इनकम लायबल टू टैक्स। कहीं इनके अलग अलग नाम नहीं है। इंस्टीट्यूट चाहे लिखे नेट टोटल इनकम, चाहे लिखे इनकम लायबल टू टैक्स, या टोटल इनकम लिखे, एक ही होता है। ऐसे हार्ट अटैक मत देना प्लीज, कि ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है रटंत विद्या के साथ। जब आप सिर्फ रटने जाते हो ना चीजें की हो जाए, तो फिर जब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आते ना, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आर वी एक्चुअली रेडी टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, वी वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ प्रोफेशन। अभी तो चलो मस्ती मजाक में उड़ा भी लेंगे, यही किसी सीनियर के सामने हो गया ना, बिग 4 के या किसी अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट के, वो इज्जत से तो नहीं उड़ाएगा तुम्हारी। जो लेवल है ना तुम्हारा ऑलरेडी, क्या इसको ये भी नहीं पता है। तो जब तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट रटंत विद्या तो मत ही करो। जो आजकल चलन चल रहा है कि रिवीजन वीडियो देख ली और पास हो गए, पास होने से कुछ नहीं होने वाला। आगे प्रैक्टिकल लाइफ में एनालिसिस ही काम आएगा। या तो सिर्फ सीए टैग ले लो, या फिर टैग के साथ ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, जो काम सच में आने वाला है, वो भी ले लो, कि खुद को भी लगे कि कुछ आता भी है। मुझे सच में सुन के अंदर से रोना आ रहा था, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कि ये आईपीसीसी में भी नहीं सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। एंड वी आर इन सीए फाइनल, 2 महीने बाद एग्जाम है। चलो अब आते हैं हम किस पे, ये हो गया। अब एक चीज और होती है कि देखो, मेरी जो टोटल इनकम है, जिससे ये बात निकली थी, बोलता है अगर तुम्हारी जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो पता है हम सबको, 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख। तो अगर तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है, टोटल इनकम की बात कर रही हूँ, वो उससे भी कम है, मतलब तुम अपनी बेसिक भी पूरी यूज नहीं कर पा रहे। तो बोलते वो जो बेसिक का बचा हुआ पोर्शन है ना, पता है तुम चाहो तो कहाँ यूज करना, तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ा होगा, 112A में, 112 में, 111A में, कहीं पे भी वो जो बचा कुछ पोर्शन आ रहा है ना, जो तुम बेसिक का यूज नहीं कर पा, उसकी टैक्स लाइबिलिटी में यूज करना। आई बात समझ में? मीनिंग समझ में आया? तो बेसिकली टोटल इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी निकल के आ गई कम। हमारी कितनी कमाई, सपोज करो मेरी इनकम ले दे के सिर्फ 1.5 लाख रुपए, और बेसिक एग्जाम्पशन कितना है, 2.5 लाख, 1 लाख तो मैं यूज ही नहीं कर पा रही। बोलते लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस पर टैक्स निकला है ना। हाँ निकला, कितना निकला, मैं मान के चलती, उस पर मेरे को 70, उसमें मेरे को कितना देना, 1,20,000 देना, लेकिन मैं 1 लाख तो मैं वो बेसिक वाला यूज नहीं कर पाई। बोलते कर लो ना यूज, अब सिर्फ 20,000 टैक्स पे कर आया। तो बेसिक तो तुम्हें किसी भी हालत में यूज करने के लिए दिया, लेकिन ये बेसिक यूज होगा सिर्फ और सिर्फ
111 है, 112 है, 112 है, मतलब सिर्फ कैपिटल गेन के प्रोविजंस के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई टैक्स लग रहा है, कहीं हाउस प्रॉपर्टी में लग रहा है, उन सब के लिए बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कैपिटल गेन चैप्टर में ये तुमको स्कोप दिया। ठीक है, आया, डन। अब लास्ट की जो चीज बची है वो यही है, मैम आपने क्या बोला था, अगर सारे 112A के कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हमको 10% पे कंसेशनल रेट पे टैक्स दोगे? हाँ देंगे। अब वो बोलता है उन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो उसका एक तरीका है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, हम उस तरीके पे आते हैं। ठीक है, वापिस आ जाओ पेज नंबर 76 पे। अगले 10 मिनट का ही है, तो अपने आप को जगा के रखो। मैम मैम कैपिटल गेन की जो भी इनकम हो रही है, 112 है, 112, 111A या 111, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा भी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा भी हो रहा है, उसमें बेसिक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज कर सकते हैं ना, बची कुची? बची कुची, हाँ। हाँ, सब। मीनल डाउट नहीं पूछती, मीनल कंफर्मेशन लेती, ओरल कंफर्मेशन। चलो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 55। स्पेसिफिकली यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 55 क्या बोलता है, लिंक किससे चल रही है, फिर वही 112A वगैरह से ही चल रही है। बोलता है अगर आपके इक्विटी शेयर है, अगर आपके इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, अगर आपका बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, अरे कौन से हैं भाई, वही जिसे कहाँ रेफर किया है हमने 112A में। अब देखो कितने समझदार हैं ये लोग। अगर आपने इनको एक्वायर किया बिफोर 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 1/2/2018, देखो इसमें ग्रैंडफादरिंग रूल लगता है, मैं कोई डिटेल में नहीं जा रही क्या होता है मैडम ग्रैंडफादरिंग। बोर्ड नॉट विजिबल मैडम। नहीं अभी विजिबल, नहीं मैम। अभी यस मैम। चलो, तो बोलते हैं यहाँ पे ना ग्रैंडफादरिंग रूल करके कुछ लगता है, हमें कोई डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझो कि अगर आपने इन असेट्स को एक्वायर किया था इस डेट के पहले तो क्या होगा। तो बोलते हैं हम बताते हैं तुम्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के तरीके कैपिटल गेन में ही 3 जगह दिए, कल भी हम कर रहे थे। तो एक स्टिकी नोट बनना चाहिए जिसमें जहां जहां अलग अलग तरह से कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने को बोला है वो एक ही साथ दिखना चाहिए कि किस सेक्शन में कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। ठीक है, तो हमने 3 तरह से ऑलरेडी कर लिया है, ये तीसरा तरीका यही है जहाँ पे इक्विटी शेयर का चल रहा है। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है, और स्टिकी नोट प्लीज बना लेना, हाँ हाँ करके छोड़ मत देना। तो मैम यहाँ पे वो क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना 2 स्टेप में निकलेगा। एक तो एक्चुअल कॉस्ट देखो तुम्हारी, जो तुमने एक्चुअल कॉस्ट लगाई वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आ गए। बोलता है फिर 2 चीजें और, इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे। बोलता है तुम बताओ कि तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 को क्या है, वो ले लो, और फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन देख लो तुम्हारा। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको कंपेयर करना इससे, वो बनेगा तुम्हारा एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो क्या बनेगा, एक्चुअल में बनेगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बोलता है देखो इन तीनों की बात कर रहे हैं, इसे अगर तुमने इस डेट से पहले एक्वायर किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करना 31/1/2018 की फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना, वो बनेगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट इसमें हम कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम फेयर मार्केट वैल्यू पे चीजों को लेके आते हैं वो इंडेक्स हो चुकी होती है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैम ये तो बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो भी बताओ।
तो बोलते देखो फेयर मार्केट वैल्यू अगर तुम यूनिट खरीद रहे हो तो इस दिन 31/1/18 के दिन जो भी नेट एनुअल वैल्यू होगी ना इस यूनिट की वही मान लेना इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। बट मैम नहीं, हमारे तो क्या है, शेयर्स है। अब शेयर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो लिस्टेड हो सकते हैं शेयर्स, या फिर क्या हो सकते हैं, अनकोटेड अनलिस्टेड। लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं कि जिस दिन, कौन से दिन, ये 31/1/18 के दिन, बोलता है 31/1/18 के दिन जो हाईएस्ट प्राइस पे ये ट्रेड हुए थे वो हो गया इसका फेयर मार्केट वैल्यू। बट मैम ये तो अनलिस्टेड है, ट्रेड ही नहीं हुए। अनलिस्टेड में क्या करेंगे, तो अनलिस्टेड में फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला रटना मत, वो बोलता है तुम लोग किसको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कब का, CII ले लो, ये CII ले लो तुम 17/18 का, और फिर से CII कब लो, जब तुमने एक्चुअल में हेल्ड किया, और 1-2 विच एवर इज लेटर। अब मेरे को बताओ इसको यूनिटरी में तुम कैसे कन्वर्ट करो, मैं बोलूं कैसे करना। जब या तो मैंने एक्चुअल में हेल्ड किया वो CII, या फिर मेरा 1-2 का CII इतना था, तब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना था। तो आज 17/18 पे जब CII इतना है तो मेरा आज के दिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा। समझ पाए यूनिटरी मेथड? बोलो मीनल, नैशाली। तो ये जो तुमको इतना बड़ा फॉर्मूला दिया है ना कंफ्यूज करने के लिए, सीधी बात, CII मेरा इस वक्त इतना था तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना पड़ता था, तो आज के दिन 17/18 को मेरा CII इतना पड़ता है, तो बताओ मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनलिस्टेड शेयर्स का कितना बनना चाहिए। ये हो गई मेरी यूनिटरी मेथड, जिससे मुझे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर का क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। है समझ में? तो जीवन में एक चीज तो तुम सीख लो, क्या सीखना है मैडम, DT में फॉर्मूले नहीं यूनिटरी मेथड लगती है बस। जहां तुम्हें कुछ फॉर्मूले जैसा लिखा हुआ मिल जाए तुम उसको किस में कन्वर्ट करना, यूनिटरी में। हम हमको तो यूनिटरी मेथड ही याद नहीं रहेगी, तो एग्जाम में देखना दो चीजें क्या दी है, जो चीज निकालनी है, अब तुम ऐसे कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड पे उसको रखना, राइट में एक तो छूटेगा, उसका आंसर निकाल लेना बैठ के, उतना दिमाग तो चला ही लोगे। ठीक है, तो अब जाके ये सेक्शन खत्म हुआ, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सेक्शन है इसमें ग्रैंडफादरिंग रूल का एक बहुत बड़ा लॉजिक लगता है, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ काम का नहीं है, अननेसेसरी उसमें 15 मिनट समझाने में लगाने पड़ेंगे। तुम्हें सिर्फ ये रूल याद होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, बस। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर सब। एक और मेजर प्रोविजन जो मुझे लगता था कि ज्यादा अच्छे से समझाया जाना चाहिए, अब मैं अगर इसकी केस स्टडी बनाऊं ना तो बहुत बनेगी। पहले तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा 1112A लगता है या नहीं लगता। अगर 1112A नहीं लगता तो तुम्हें कौन सा टैक्स लगाना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स लगाना पड़ेगा 112 का। 112 का टैक्स लगाओगे तो हो सकता है कि मैं मिक्स करके दे दूं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है नहीं देना सोच लो। तो विद इंडेक्सेशन क्या करोगे, 10% टैक्स दोगे, विदाउट इंडेक्सेशन क्या दोगे, 20% टैक्स दोगे। सही बोल रही हूँ मैं, है ना? विद इंडेक्सेशन तुम 10% टैक्स दोगे, विदाउट इंडेक्सेशन 20%, अपोजिट 20 उल्टा and उल्टा 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 हो गया ना। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो इंडेक्सेशन की बात चल ही रही थी, फिर इसके बाद इसमें और क्या दिया है, तुम्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकालनी खुद से है, तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू खुद से निकालना। तो ये एक बहुत अच्छा चंक है, मैं तो बोलती हूँ एक चैप्टर छोटा सा अलग है जिसको बोलते हैं 1112 है। इसमें और लॉजिक है, बट एग्जाम के हिसाब से बस यही अगर एग्जाम से 4 महीने पहले होता तो शायद इसको अभी अपन और आधा घंटा लेते। ठीक है, तो ये खत्म होता है तुम्हारा बेचारा छोटा सा कैपिटल गेन। तुमको ना एक कल परसों में एक PDF मिलेगा जिसमें ना DT का फोकस एरिया लिखा होगा, तो उन्हीं सेक्शन को ऐसे करना कि नींद में भी कोई उठा के पूछे ना, तुमको उन सेक्शंस के लॉजिक याद रहने चाहिए। वही सेक्शन से पेपर 88% बनता ही है, बाकी सब होते छोटे मोटे जो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं।
वही सारे सेक्शंस तुम्हारे लिए भगवान है, हर बार के लिए। ठीक है, तो 1-2 दिन में तुमको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स कैपिटल।